हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कणों का निकाय तथा घूर्णी गति का पार्ट 2। पर आज पार्ट 2 में हम क्या जानेंगे? आज हम जानने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में। इसका द्रव्यमान केंद्र कणों का जो एक निकाय था, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उस कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। द्रव्यमान केंद्र को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके द्वारा ही हम किसी पिंड की गति को समझ सकते हैं। देखो, द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान केंद्र का मतलब ये होता है, कोई भी हमारे पास जो पिंड होता है, उस पिंड का जो द्रव्यमान है, संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होता है, उसको हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तब इसको ये कह सकते हैं, किसी भी पिंड का या पिंडों का जो निकाय होगा, उसका वह बिंदु, द्रव्यमान केंद्र को हम एक बिंदु कह सकते हैं। ऐसा बिंदु जहां पर उस पिंड या उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्र तक मान सकते हैं, उस बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हमारे पास एक पिंड है। इस पिंड में एक ऐसा बिंदु होगा कहीं पर, जहां पर इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा। वहीं पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा, उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम जानेंगे अभी। हम ये जानने वाले हैं कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्स अक्ष एंड वाई एक्स। हमारे पास दो पिंड है, m1 द्रव्यमान का पिंड है, दूसरा है m2 द्रव्यमान का कण। सॉरी, पिंड ही कण है, ठीक है। दो कण हमारे पास है, m1 कण, दूसरा m2 कण है। हमारे पास जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है वैसे, लेकिन हम यहाँ पे दो पिंड को, दो कणों को यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। दो कण है, m1 द्रव्यमान का कण और दूसरा है m2 द्रव्यमान का कण। इसकी दूरी जो है ओ बिंदु से, वो है x1 और दूसरे की है x2। तो हम ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जब हम ऐसे पिंडों का द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि x बराबर हो जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हम फॉर्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं। मान लेते हैं दोनों का द्रव्यमान अगर सेम है, m1 बराबर m2 बराबर स्मॉल m है, तो उस केस में हमारे पास ये सूत्र निकल कर आ जाएगा। m की जगह आप m ही रखोगे और m को आप कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जब समान द्रव्यमान के दो कण होंगे, तो उनको जो द्रव्यमान केंद्र होगा ठीक उनके बीचों बीच हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया? हमने द्रव्यमान केंद्र निकाल दिया, किसका? दो समान द्रव्यमान वाले कणों का। अब मान लेते हैं हमारे पास रियल में हमारे पास दो कण तो होंगे नहीं किसी भी बॉडी के अंदर, उसके अंदर एन टाइम्स कण होंगे। तो उस केस में किस तरह का हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा? उस केस में हमारे पास निकल जाता है कि समेशन लेते हैं। समेशन मतलब सारे कणों का योग। कहाँ से? पहले कण से लेकर एन कणों तक हम समाकलन कर देते हैं। तो एम आई एक्स अपॉन एम आई, तो इस तरह से हमारे पास निकल जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3। तीन कणों के लिए हमारे पास इस तरह से निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट से भी कणों का। अगर हमारे पास यही द्रव्यमान तीनों, देखो पहले हमने दो कण लिए थे, m1 द्रव्यमान के, m2 द्रव्यमान के। अगर हमारे पास तीन कण हो गए तो, और वो तीनों कणों का द्रव्यमान अगर सेम है, m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, m3 द्रव्यमान बराबर m हो गया, तो उस केस पे सेम फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि समान द्रव्यमान वाले जो कणों के लिए तीन कण जो होंगे, उनका द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा? उनके बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज के केंद्रक पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तीन कणों के लिए जिनका द्रव्यमान समान है, उनके लिए हम द्रव्यमान केंद्र को हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस तरह से होता है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास जो कण है, वो एक्स वाई एक्सिस में नहीं बल्कि एक्स वाई जेड एक्सिस में फैल रखे। यानी अंतरिक्ष में जब फैले होंगे कोई भी कण, तो वो तीनों अक्ष पे फैले हुए होंगे। तो उस केस में इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हम निकाल सकते हैं इस तरह से। हम जानते हैं जो कणों के बीच की दूरी जो होती है बहुत कम होती है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कोई पिंड है, उसके अंदर एक कण नहीं बहुत सारे कण होते हैं, और उन कणों को हम कभी कभी काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं जो पिंड में द्रव्यमान का सतत वितरण यानी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है।
जब भी किसी के अंदर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सम्मिशन नहीं करते, हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे किसी भी पिंड का निकालने के लिए। अभी तक हम जो निकाल रहे थे द्रव्यमान केंद्र, वो क्या कर रहे थे, काउंटिंग करके निकाल रहे थे। अगर हमारे पास 2 कण है तो क्या होगा, अगर हमारे पास 3 कण है तो क्या होगा, अगर हमारे पास n टाइम्स कण है तो क्या होगा। लेकिन जब हम किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे तो वो पिंड में हम कणों को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन कणों के बीच की दूरी बहुत कम है। हम उस कणों को काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कणों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, जो वितरण हो रखा है, वो सतत वितरण है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसको समझने के लिए, कि हमारे पास सीढ़ियां होती है, राइट, कहीं पे जाना है हमको तो हमारे पास सीढ़ियां होती है, कुछ इस तरह की हमारे पास सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियों को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रैंप है हमारे पास, तो क्या आप रैंप को काउंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि रैंप एक कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन सीढ़ियों को हम काउंट कर सकते हैं। इस तरह से हम पार्टिकल्स, हम एक पिंड को ले रहे हैं, पिंड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से, इस रैंप की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब यहाँ पे समाकलन, इस तरह का हम कुछ इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि समेशन डेल एम आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, क्योंकि एम यहाँ पर बहुत छोटा हम ले रहे हैं, राइट, उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम। ये हो जाएगा समेशन ऑफ डेल एम आई एक्स आई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। इस तरह से हम इंटीग्रेशन वाई डी एम और इंटीग्रेशन जेड डी एम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अबव स्टेटमेंट का। हमारे पास x बराबर आ जाएगा क्या, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। देखो इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम नीचे लिख रहे हैं। इस तरह से हम y निकाल लेंगे और z निकाल लेंगे इंटीग्रेशन का यूज करते हुए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं इन तीनों अदिश व्यंजकों को। तुल्य सदिश व्यंजक हम लिख सकते हैं कि r बराबर हो जाता है हमारे पास 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r dm। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा एक पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र को निकालने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं एक होमोजीनियस बॉडी की, यानी समांग पिंड की। समांग पिंड का मतलब क्या होता है, समांग पिंड मतलब एक नियमित आकार का पिंड, जैसे बलिया, गोल चक्ति, गोला, छड़ इत्यादि। समान पिंड का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान का समान रूप से वितरण। इसके नाम से पता चल रहा है होमोजेनियस मतलब समान वितरण, किस चीज का, द्रव्यमान का समान वितरण होना चाहिए, उसको हम कहते हैं समांग पिंड। इन समांग पिंडों को जब आप लेंगे, समांग पिंड जैसे कि छड़ हो सकती है, कोई गोला वाली चीजें हो सकती है, तो उनका हमने देखा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि उनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। जो उनका ज्यामितीय केंद्र होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वहीं पर उनका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र पाया जाता है। कैसे, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक पतली छड़ है, पतली छड़ हमारे पास है, इस छड़ का हमने क्या लिया, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसका O पॉइंट। तो सिर्फ क्योंकि ये एक समान पिंड है, तो इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस तरह भी पार्टिकल्स का। मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पर, इसका द्रव्यमान डीएम है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है जिसका द्रव्यमान भी डीएम होगा, क्योंकि यह एक समांग पिंड होता है। तो जब हम क्या करते हैं समाकलन में, हर समाकलन करते हैं इसका, हमें समाकलन करना होगा इनके द्रव्यमानों को। जब हम जोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम जब हम करेंगे उनका मान शून्य हो जाता है, क्योंकि एक तरफ के पिंड दूसरी तरफ के पिंडों के समान हो जाता है। तो इस तरह से समाकलन करने पर इनका जो हमारे पास इंटीग्रेशन आता है वो शून्य आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु के लिए समाकलन शून्य हो वह पिंड का द्रव्यमान केंद्र हो जाता है। तो इस तरह से समांग छड़ का ज्यामितीय केंद्र इसका द्रव्यमान केंद्र हो जाता है। हमारे पास जो भी अब समांग पिंड हमें दिखाई देंगे उनका द्रव्यमान केंद्र हम इसलिए बता सकते हैं कि उनका द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, जो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। सो आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा इस दो कण, हमारे पास दो कण वाला जो हमारे पास कोई दो कण होंगे तो उनका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, ठीक उनके बीचों बीच लाई करते हैं। अगर हमारे पास 3 कण है तो उस तरह से उनके जो स्थिति बिंदु होंगे उनको मिलाने से बना त्रिभुज के केंद्र पर उनका द्रव्यमान केंद्र लाई करेगा। हमने देखा कि एक पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, समांग पिंड हमने देखा।
समाकलन पिंडों के द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। आवश्यक शर्तें थी कि आपको समाकलन पता होना चाहिए, औसत पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे उदाहरण 6.1 को, और साथ साथ हम समझेंगे उदाहरण 6.2 को। तब तक के लिए थैंक यू।